गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले दोस्तों ये स्टेट 2025 में जो अभी जो दोस्तों जुलाई में परीक्षा होने वाली दोस्तों उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। यह हमारा शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। देखिए दोस्तों, आप स्टेट के क्लास में कोई भी सब्जेक्ट से आप हो तो उसमें 50 मार्क का एक कॉमन विषय पूछा जाता है दोस्तों, जो कि अभी तक में टोटल 3 बार स्टेट हुआ है दोस्तों, 19 में, 20 में और 23 में। तो टोटल जितने भी सब्जेक्ट का था शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता टोटल इस बुक में दिया गया दोस्तों, जिसका दोस्तों हम एक सेट करवा चुके हैं। टोटल यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग सेशन को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए फ्रेंड्स, जो पिछले वाले सेशन को नहीं देखे वो जाकर देख लीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो अधिगम प्राकृतिक क्रिया क्या है? अधिगम प्राकृतिक क्रिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही होगा। देखिए दोस्तों, जीवित प्राणी का दोस्तों अधिगम प्राकृतिक क्रिया है, इसमें जीवित प्राणी का है दोस्तों, जिसमें शिक्षार्थी का गलत है, शिक्षक का भी नहीं होगा, व्यक्ति का भी नहीं होगा, जीवित प्राणी का होगा। इसमें सॉल्यूशन देखिए, अधिगम एक सतत और जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अतः अधिगम एक प्राकृतिक क्रिया है जो जीवित प्राणियों में होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक है। अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक है। क्या है घटक इसमें? देखिए दोस्तों, उच्च स्तर सोच है, ध्यान है, स्मृति है, ये सभी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही, टोटल ऑप्शन सही होगा। सोल्यूशन देखिए, अधिगम या सीखने की प्रक्रिया में उच्च स्तर सोच, ध्यान और स्मृति शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्ति के अनुभवों और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में अस्थायी या अस्थायी परिवर्तन को दर्शाती है। इसलिए इन तीनों घटकों को मिलाकर ही अधिगम की प्रक्रिया पूरी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है, क्या है? सूचना है। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण सूचना है। सॉल्यूशन देखिए, संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन में बच्चों द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने और मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण सूचना से है, इसलिए संज्ञानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में सूचना का अधिग्रहण प्रथम चरण होता है। ठीक है दोस्तों, संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण क्या है? तो सूचना है, याद रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन में बच्चों द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने और मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण सूचना से, इसलिए संज्ञानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में सूचना का अधिग्रहण प्रथम चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? इसमें ऑप्शन देखिए, इसका डी सही होगा। अनुदेशात्मक उद्देश्य ये सभी होगा दोस्तों, विशिष्ट भी होगा, क्रिया केंद्रित भी होगा और मापन योग्य भी होगा। अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्ट होगा, क्रिया केंद्रित होगा और मापन योग्य, ये तीनों होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, अनुदेशात्मक उद्देश्यों को इस प्रकार लिखना महत्वपूर्ण है ताकि शिक्षार्थियों की प्रगति को प्रभावी ढंग से मापा जा सके और शिक्षण को अनुकूलित किया जा सके। विशिष्ट उद्देश्य में शिक्षार्थी को क्या सीखना है, और देखिए विशिष्ट उद्देश्य में शिक्षार्थी को क्या सीखना है। मापन योग्य उद्देश्य में शिक्षार्थी की प्रगति को कैसे माप सके। क्रिया केंद्रित उद्देश्य बताता है कि शिक्षार्थी क्या करेगा। अतः तीनों विकल्प अनुदेशात्मक उद्देश्य में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो शिकागो विश्वविद्यालय से ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी। ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत कब हुई थी? शिकागो विश्वविद्यालय से ब्लूम की वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी। सॉल्यूशन देखिए इसका, ब्लूम का वर्गीकरण, जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, की शुरुआत शिकागो विश्वविद्यालय से हुई थी। इसका निर्माण महान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने किया था और यह 1956 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता है। शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता है, क्या है? शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन डी देखिए, सभी ऑप्शन सही है उसका। क्रिया केंद्रित भी होगा, अनन्य क्रिया भी होगा और समकक्ष सहयोग भी होगा। देखिए, क्रिया केंद्रित होगा, अनन्य क्रिया होगा, समकक्ष सहयोग भी होगा, ये तीनों ऑप्शन हमारा सही होगा। सॉल्यूशन देखिए, आधुनिक शिक्षण विधियाँ इन सभी विशेषताओं को समाहित करती है और एक समग्र शिक्षण अनुभव प्रदान करती है, जो निम्न है। क्रिया केंद्रित में शिक्षण विधियाँ करके सीखने पर जोर देती है।
अनुन क्रिया में शिक्षक और छात्र के बीच आपसी संवाद होता है जो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। समकक्ष सहयोग में छात्र एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगमन विधि को प्रोत्साहित करता है। आगमन विधि को प्रोत्साहित करता है, क्या प्रोत्साहित करता है? इसका भी ऑप्शन देखिए डी सही होगा। छात्र भागीदारी करता है, प्रोत्साहित, रुचि करता है, करके सीखो, ये सभी प्रोत्साहित करता है। सॉल्यूशन इसका फ्रेंड्स, आगमन विधि विशेष से सामान्य की ओर बढ़ती है, विशेष से सामान्य की ओर बढ़ती है और यह बच्चों की सामान्य की ओर बढ़ती है और यह बच्चों की जरूरतों और हितों का ध्यान रखती और यह बच्चों की ज़रूरतों और हितों का ध्यान रखते हुए खोज को प्रोत्साहित करती है और चिंतन को उत्तेजित करती है। इसलिए यह विधि छात्र भागीदारी, रुचि और करके सीखो की अवधारणा को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोल प्ले विधि की कमजोरी है। रोल प्ले विधि की कमजोरी है, क्या कमजोरी है? ये देखिए, ध्यान केंद्रण का अभाव। रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है? ध्यान केंद्रण का अभाव, यही इसकी कमजोरी है। और इसका देखिए फ्रेंड्स सॉल्यूशन है, रोल प्ले विधि की कमजोरियों में से एक ध्यान केंद्रण का अभाव से है। छात्र को एक व्यक्ति या चरित्र का अभिनय करना होता है। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसे अक्सर विभिन्न प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कक्षाओं में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ध्यान केंद्रण का अभाव रोल प्ले विधि की कमजोरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ योजना निर्धारित करता है। पाठ योजना निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है दोस्तों? यह दोस्तों अधिगम उद्देश्य को निर्देशित करता है। पाठ योजना निर्धारित करता है, अधिगम उद्देश्य को निर्धारित करता है। पाठ योजना अधिगम उद्देश्य को निर्धारित करता है। इसका सॉल्यूशन देखिए, पाठ योजना मुख्य रूप से अधिगम उद्देश्य को निर्धारित करती है। इसमें शिक्षण की विधियों और उद्देश्यों को निश्चित किया जाता है जिससे छात्र उस पाठ को अच्छी तरह से समझ सके। पाठ योजना में शिक्षण सहायता सामग्री, प्रश्न विधि, समय सीमा और गृह कार्य आदि का विवरण होता है। देखिए फ्रेंड्स, पाठ योजना निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? अधिगम उद्देश्य को निर्धारित करता है। पाठ योजना मुख्य रूप से अधिगम उद्देश्य को निर्धारित करती है जिसमें शिक्षण की विधियों और उद्देश्यों को निश्चित किया जाता है जिससे छात्र उस पाठ को अच्छी तरह से समझ सके। पाठ योजना में शिक्षण सहायता सामग्री, प्रश्न विधि, समय सीमा और गृहकार्य आदि का विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5E मॉडल विकसित हुआ था। 5E मॉडल कब विकसित हुआ था? रचनात्मकतावाद के लिए 5E मॉडल विकसित हुआ था। रचनात्मकतावाद के लिए 5E मॉडल विकसित हुआ था। इसका सॉल्यूशन देखिए, 5E मॉडल रचनात्मकतावाद के लिए विकसित किया गया था। यह मॉडल सक्रिय शिक्षा पर आधारित है। 5E मॉडल विकसित हुआ था। 5E मॉडल विकसित हुआ था। 5E मॉडल विकसित हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, रचनात्मकतावाद के लिए विकसित हुआ था। सॉल्यूशन इसका 5E मॉडल रचनात्मकतावाद के लिए विकसित किया गया था। यह मॉडल सक्रिय शिक्षा पर आधारित है जिसमें छात्र समस्याओं को हल करने और नई अवधारणाओं की जांच करने के लिए सहयोग से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, इसमें से देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? देखिए फ्रेंड्स, हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर ये सही होगा। शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना ही सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। इसका आधार मनोविज्ञान के अधिगम के नियम और शैक्षिक समाजशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। शिक्षक उम्मीदवार प्रत्येक शिक्षण कौशल को छोटे भागों में तोड़कर और भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं के अराजक वातावरण का सामना किए बिना सीखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुदेशन प्रदान किया जाता है ये कक्षा के अंदर। अनुदेशन प्रदान किया जाता है कक्षा के अंदर। सॉल्यूशन देखिए इसका, अनुदेशन कक्षा के अंदर प्रदान किया जाता है। अनुदेशन का अर्थ कक्षीय स्थिति में किसी विषय का सचेष्ट ज्ञान प्रदान करना। यह शिक्षण की पारंपरिक अवधारणा है। इसमें एक अल्पज्ञ अपने से अधिक ज्ञान रखने वाले से सूचनाओं को प्राप्त करता है दोस्तों। तो अनुदेशन प्रदान किया जाता है कक्षा के अंदर, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया। अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है?
ए और बी दोनों है दोस्तों, अंकन प्रक्रिया है और अंकन अर्थापन प्रक्रिया दोनों है। अंकन प्रक्रिया और अंकन अर्थापन प्रक्रिया ये दोनों है। सॉल्यूशन देखिए इसका, अंतः क्रिया विश्लेषण एक विधि है जिसका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विश्लेषित और सुधारने के लिए किया जाता है। अंकन प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र के बीच होने वाले शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, अंकन अर्थापन प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। अतः अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया में अंकन प्रक्रिया और अंकन अर्थापन प्रक्रिया दोनों शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा स्थापित करना उदाहरण है। कक्षा स्थापित करना उदाहरण है किस चीज़ का? तो ये कक्षा प्रबंधन का। सॉल्यूशन देखिए, कक्षा स्थापित करना कक्षा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कक्षा प्रबंधन का अर्थ है कक्षा में एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें छात्र सीखने के लिए सक्षम हो। कक्षा प्रबंधन के लिए शिक्षकों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने, छात्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने और छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, सभी संस्कृतियों को सम्मान एवं महत्व दे। सभी संस्कृतियों को सम्मान एवं महत्व दे, यही दोस्तों समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए। सॉल्यूशन है इसका, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को सभी संस्कृतियों का सम्मान करना एवं महत्व देना चाहिए। इसमें शिक्षक को छात्रों के सांस्कृतिक अंतर की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें समझने और स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षक को संस्कृति से संबंधित छात्रों को बढ़ावा देने के बजाय सभी छात्रों को समान रूप से प्रोत्साहित और सम्मानित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है किस चीज़ पे दोस्तों? तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही होगा। देखिए, शिक्षक का उद्देश्य पे और विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण पे और अभिविन्यास एवं रचना पे। शिक्षा का उद्देश्य, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण, अभिविन्यास एवं रचना, ये तीनों पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन पर निर्भर करता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन शिक्षा का उद्देश्य, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण तथा अभिविन्यास एवं रचना पर निर्भर करता है। अभिविन्यास एवं रचना के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि वे कितनी आकर्षक और प्रेरक है। अतः उपयुक्त सभी विकल्प इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय का उद्देश्य है। पुस्तकालय का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए पुस्तकालय का यही उद्देश्य है, ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए। सॉल्यूशन देखिए इसका, पुस्तकालय का उद्देश्य ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए होता है। पुस्तकालय विभिन्न प्रकार के स्रोतों, सेवाओं और गतिविधियों का संग्रह कर रखता है जो पाठकों को अपनी रुचि, अध्ययन, शोध और मनोरंजन के लिए उपयोगी होते हैं। अतः कुछ पुस्तकालय खेलने के लिए पाठकों को सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभावी शिक्षक है। प्रभावी शिक्षक है, क्या है प्रभावी शिक्षक? ऑप्शन नंबर सी देखिए, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं वही प्रभावी शिक्षक है दोस्तों। जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं वही एक प्रभावी शिक्षक का। सॉल्यूशन देखिए, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो अपने शिक्षार्थियों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों का समृद्ध अनुभव प्रदान करता है। सबसे अधिक प्रभावी शिक्षक का लक्षण छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और मूल्यात्मक शिक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह ऑप्शन नंबर बी देखिए, छात्रों से सम्मान पाकर। छात्रों से सम्मान पाकर दोस्तों, छात्रों से सम्मान पाकर एक ऐसे व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह छात्रों से सम्मान पाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लीजिए, एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह दोस्तों देखिए फ्रेंड्स छात्रों से सम्मान पाता है तब। सॉल्यूशन देखिए, एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद तभी ले सकता है जब वह छात्रों से सम्मान पाता है। छात्रों का सम्मान पाना शिक्षण के पेशे का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब शिक्षक छात्रों से सम्मान पाता है तो उसे लगता है कि वह अपने काम में सफल, उसे लगता है कि वह छात्रों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, उसे अपने काम में प्रेरित और आनंदित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, अवबोध स्तर।
उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए दोस्तों? तो अवबोध स्तर पे करना चाहिए। सॉल्यूशन देखिए इसका, अवबोध स्तर वह स्तर है जहाँ छात्र नई जानकारी को समझने में सक्षम होता है। यदि छात्र नई जानकारी को समझने में सक्षम नहीं है तो वह उसे याद भी नहीं रख पाएगा और इसका मूल्यांकन भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अवबोध स्तर शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें उपरोक्त दोनों होगा, मात्रात्मक भी होगा दोस्तों और गुणात्मक, ये दोनों मूल्यांकन प्रक्रिया है। सॉल्यूशन देखिए इसका, जब मूल्यांकन प्रक्रिया मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकती है। मात्रात्मक मूल्यांकन को संख्याओं में जैसे परीक्षा अंक या छात्र उपस्थिति, या गुणात्मक मूल्यांकन को शब्दों या विवरणों में व्यक्त किया जाता है जैसे छात्र निबंध या शिक्षक अवलोकन। अतः मूल्यांकन प्रक्रिया मात्रात्मक एवं गुणात्मक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है, क्या भाग है दोस्तों? तो ऑप्शन डी देखिए, अधिगम अनुभव है दोस्तों, अधिगम अनुभव, ऑप्शन नंबर डी। देखिए फ्रेंड, इसका सॉल्यूशन है, शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण में 3 भाग है दोस्तों। एक हो गया दोस्तों शैक्षिक उद्देश्य, एक हो गया अधिगम अनुभव, थर्ड हो गया दोस्तों मूल्यांकन। शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम और मूल्यांकन। सॉल्यूशन दोस्तों, अधिगम अनुभव वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र सीखते हैं। यह मूल्यांकन प्रक्रिया का आधार है। मूल्यांकन का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि छात्र ने शैक्षिक उद्देश्यों से प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीखने का अनुभव प्राप्त किया है या नहीं। अतः शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग अधिगम अनुभव है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन भूमिका अदा करता है। मूल्यांकन भूमिका अदा करता है, क्या करता है दोस्तों? उपयुक्त में से सभी करता है दोस्तों, एक शिक्षण में करता है, परीक्षण में करता है और पाठ्य चर्चा में करता है दोस्तों। मूल्यांकन भूमिका अदा करता है दोस्तों, शिक्षण में करता है, परीक्षण में करता है और पाठ्य चर्चा में करता है दोस्तों। सॉल्यूशन इसका, मूल्यांकन शिक्षा की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो शिक्षण, पाठ्य चर्चा और परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षण में मूल्यांकन का उपयोग छात्रों की प्रगति, उनके सीखने को बढ़ावा देने, अधिगम को मापने में किया जाता है। पाठ्य चर्चा में मूल्यांकन का उपयोग पाठ्यक्रम को संशोधित करने और छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है दोस्तों। परीक्षण में मूल्यांकन का उपयोग छात्रों की उपलब्धियों को मापने के लिए किया जाता है। उपयुक्त तीनों विकल्प सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्य चर्चा का सिद्धांत आधारित है किस चीज़ पे दोस्तों? तो उपरोक्त में से सभी पे दोस्तों, एक विषय वस्तु पे, एक गतिविधि पे और एक छात्र पे दोस्तों। पाठ्य चर्चा का सिद्धांत आधारित है दोस्तों किस चीज़ पे? विषय वस्तु पे है, गतिविधि पे और छात्र पे है, तीनों पे है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, पाठ्य चर्चा का सिद्धांत तीनों विषय वस्तु, गतिविधि और छात्रों के सिद्धांत पर आधारित है। विषय वस्तु यह निर्धारित करता है कि पाठ्यचर्चा में कौन सी विषय वस्तु शामिल की जाए ताकि छात्रों को ज्ञान और कौशल प्राप्त हो सके। नेक्स्ट, गतिविधि वह सिद्धांत निर्धारित करता है कि पाठ्यचर्चा में कौन सी गतिविधियां शामिल की जाए ताकि छात्रों को सीखने में रुचि और प्रेरणा मिल सके। छात्रों के सिद्धांत के अनुसार छात्रों की आयु, रुचियां, क्षमताएं और आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया जाता है? शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? ये प्रोफेसर यशपाल के द्वारा दिया गया दोस्तों। शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रोफेसर यशपाल के द्वारा दिया गया दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षा बिना बोझ का विचार जो यशपाल द्वारा दिया गया था, उन्होंने 1992-93 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के लिए एक रिपोर्ट लिखी थी। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई सुझाव दिए जिसमें एक छात्रों पर बोझ को कम करना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बच्चों का समाजीकरण शुरू होता है। बच्चों का समाजीकरण शुरू होता है दोस्तों परिवार में दोस्तों शुरू होता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, बच्चों का समाजीकरण सबसे पहले परिवार से शुरू होता है। परिवार बच्चे के जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण समाजीकरण का स्रोत होता है। परिवार में बच्चे को अपने समाज की संस्कृति, मूल्य, नैतिकता और व्यवहार के बारे में सीखने का अवसर मिलता है। बच्चे के माता पिता, दादा दादी, भाई बहन आदि परिवार के सदस्य बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया जो बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है, क्या है दोस्तों? समाजीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, समाजीकरण। प्रक्रिया जो बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है, क्या दोस्तों? समाजीकरण है। सॉल्यूशन इसका,
सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के मानदंडों, मूल्यों और प्रथाओं को सीखता है। यह निरंतर प्रक्रिया जन्म से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती है। सामाजिकरण के माध्यम से बच्चे सामाजिक भूमिकाओं को सीखते हैं, सामाजिक नियमों और सामाजिक संपर्क करना सीखते हैं। नेक्स्ट है, अच्छे छात्र वो होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं। दोस्तों सोल्यूशन देखिए, अच्छे छात्र वे होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं, वे अपने विषयों में रुचि रखते हैं और नए ज्ञान को आत्मसात करने के लिए उत्सुक होते हैं। कठिनाइयों से डरते नहीं, समस्याओं को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे हमेशा अपने ज्ञान का विस्तार के लिए नए अवसर की तलाश में रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं कब? तो छात्र सबसे अच्छी तरह तब सीखते हैं जब वो दोस्तों कोई भी काम करते हैं, दोस्तों करके ही सबसे अच्छे तरीक़ा से सीखते हैं। दोस्तों सोल्यूशन है इसका, छात्र सबसे अच्छी तरह से तब सीखते हैं जब उन्हें जानकारी को स्वयं समझने और लागू करने का अवसर मिलता है। इसे क्रियाशील अधिगम के रूप में जाना जाता है। क्रियाशील अधिगम के माध्यम से छात्र ज्ञान को अधिक गहराई से समझते हैं और इसे लंबे समय तक याद रखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायता सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए दोस्तों? तो प्रथम से सभी दिखाना चाहिए दोस्तों। एक तो रुचि को प्रोत्साहित करना, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए भागीदारी बढ़ाता है। दोस्तों सोल्यूशन इसका, वास्तविक वस्तुओं को एक शिक्षक पौधों के बारे में पढ़ा रहा है तो वह छात्रों को वास्तविक पौधों को दिखा सकता है। छात्रों को पौधा के विभिन्न प्रकारों और उनके भागों को समझने में मदद मिलेगी। छात्रों में अधिक रुचि और जिज्ञासा पैदा होगी। जब छात्र वास्तविक पौधों के साथ काम करते हैं तो वे पौधों की देखभाल करने और उनकी पहचान करने के लिए अधिक सीख सकते हैं। इसमें छात्रों की रुचि, जिज्ञासा और भागीदारी को बढ़ाना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी। गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी। इसका सोल्यूशन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध, इनके पिता का नाम सुदोधन तथा माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचन पाली भाषा में दिए थे और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्ति कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का पुल या राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य में स्थित है? दोस्तों ये पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। दोस्तों सोल्यूशन देखिए, राम का पुल या राम सेतु पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। राम सेतु या एडम्स ब्रिज एक पुल जैसी संरचना है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित पंबन द्वीप को श्रीलंका में स्थित मन्नार द्वीप को जोड़ता है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से भी अलग करता है। दोस्तों राम सेतु मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से भी अलग करता है। राम सेतु को एडम्स ब्रिज या नल सेतु भी कहा जाता है। एडम्स ब्रिज नाम की उत्पत्ति एक इस्लामिक टेक्स्ट से हुई है, जिसमें श्रीलंका में एडम्स चोटी इस्लामिक टेक्स्ट से हुई है। दोस्तों एडम्स ब्रिज नाम की उत्पत्ति एक इस्लामिक टेक्स्ट से हुई है, जिसमें श्रीलंका में एडम्स चोटी होने का जिक्र है। जबकि इसे नल सेतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि नल ही वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने रामायण काल में इस पुल को डिजाइन किया था। दोस्तों नेक्स्ट है, मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की वृद्धि सकारात्मक रही? दोस्तों किस क्षेत्र की वृद्धि सकारात्मक रही फ्रेंड्स? इसमें दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही होगा, कोयला में वृद्धि सकारात्मक रही थी। दोस्तों सोल्यूशन देखिए इसका, देखिए दोस्तों मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान कोयला क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए थे? दोस्तों तो ये 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, 22 मार्च 1912 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम कानून अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गए थे। दोस्तों ये 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गए और 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। इसलिए 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा आपस में अलग होकर नए नए प्रांत बन गए और वर्ष 2000 में उत्तराखंड को बिहार से अलग करके
नया राज्य बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना मरीन ड्राइव बिहार का थेम्स पथ का संस्करण एक एक्सप्रेसवे है जो डैश के साथ चलता है। तो ये गंगा नदी के साथ चलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। पटना मरीन ड्राइव बिहार का थेम्स पथ का संस्करण एक एक्सप्रेसवे है जो गंगा नदी के साथ चलता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, पटना मरीन ड्राइव बिहार का थेम्स पथ संस्करण या जेपी गंगा पथ भारत के बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे तथा नदी के समानांतर एक एक्सप्रेसवे है। इसका निर्माण हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुडको और बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। पटना मरीन ड्राइव की योजना पूर्वी पटना और पश्चिमी पटना के बीच यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने और अशोक राजपथ पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक स्मॉग SMOG स्मॉग के कारण के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? ये भस्मक और वाहनों से उत्सर्जन दोनों दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक स्मॉग के कारण के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? तो भस्मक और वाहनों और से उत्सर्जन दोनों। और सॉल्यूशन देखिए इसका, स्मॉग एक प्रकार का तीव्रतम वायु प्रदूषण है जो वातावरण की दृश्यता को कम करता है। स्मॉग धुएं और राख आदि का कोहरे में एक मिश्रण है। कोयले के दहन, कार्बन, राख और तेल आदि के सूक्ष्म कणों से बना जो कि वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करता है। इस प्रकार भस्मक, राख और वाहनों से उत्सर्जित होने वाला धुआं आदि सभी कोहरे के साथ मिश्रित होकर स्मॉग का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीनीकरण कागज को खाद्य कंटेनरों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्यों किया गया है? ऑप्शन 20 का सही होगा दोस्तों, क्योंकि यह संदूषण पैदा कर सकता है दोस्तों, संदूषण पैदा करता है दोस्तों, इसीलिए। सॉल्यूशन देखिए इसका, पुनर्नवीनीकरण कागज को खाद्य कंटेनरों में उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है क्योंकि यह खाद्य पदार्थों में संदूषण पैदा करता है, जिससे खाद्य कंटेनरों में रखे या भंडारित किए गए खाद्य पदार्थ पुनर्नवीनीकरण कागज में उपस्थित रसायनों से क्रिया कर लेते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं और उनमें दुर्गंध पैदा हो जाती है तथा उनका रंग और स्वाद दोनों बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े पैमानों पर पेड़ों की कटाई कहलाती है? वनों की कटाई कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है, वनों की कटाई कहलाती है। सॉल्यूशन है इसका, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को निर्वनीकरण वनों की कटाई कहा जाता है। निर्वनीकरण का मतलब है कि जंगलों या वन क्षेत्रों को शहरी गतिविधियों के लिए काटा जाना। खेती, उत्पन्न या इमारत आदि बनाने के लिए जंगलों को बड़े पैमाने पर काटा जाना इसका प्रमुख उदाहरण है। कार्बन चक्र में पृथ्वी के वातावरण के संतुलन हेतु वनों की अहम भूमिका होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं तथा वातावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। वनों को काटने से वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ रही है, जिसके लिए ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, मीथेन है ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सॉल्यूशन देखिए इसका, ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन में भूमंडलीय वाष्पीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इनमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तथा फ्लोरोकार्बन, जलवाष्प एवं ओजोन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव वह घटना है जिसमें सूर्य से आने वाली ऊष्मीय विकिरण पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा रोक ली जाती है। इससे पृथ्वी के वातावरण के तापमान एवं जलवायु परिवर्तन में वृद्धि हो जाती है तथा यह घटना पृथ्वी पर कृषि एवं जीवों के लिए हानिकारक सिद्ध होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश अस्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। सॉल्यूशन दोस्तों, भारत में मध्य प्रदेश राज्य में अस्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। भारत वन राज्य रिपोर्ट 2019 के तहत देश का कुल वन क्षेत्र का 33% होना चाहिए और मध्य प्रदेश में देश का कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल अस्थायी रूप से 77,492.49 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर और 8 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे दोस्तों। 10 कितना हो जाएगा? 80 वर्ग मीटर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 से 50 की धनराशि पर देखिए दोस्तों 6250 की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज
12% दर है दोस्तों वार्षिक ब्याज, और 3 वर्ष के लिए प्राप्त होने में ब्याज क्या है दोस्तों। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन 6250, 12 गुना 3 बटे 100, 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 2250 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4.7, 13.26, ये दोस्तों ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, ये दोनों को सबको अलग अलग मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों। सब में देखिए 4.7 है दोस्तों, तो 4.7 कॉमन ले लेंगे और बाद में तीनों को जोड़ देंगे। 47 4.7 × 100 470 आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम इतना और इतना है तो उनका एचसीएफ इतना है, जिनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है। पहली संख्या बराबर इतना है दूसरी संख्या, तो यहाँ एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 14,560 गुना 13 बराबर 416 गुना एक्स, और एक्स का मान यहाँ निकल जाएगा दोस्तों हम लोग को 455 दूसरी संख्या ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी की छाया की लंबाई आदमी की ऊंचाई की 1/3 गुना है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स एक आदमी की छाया की लंबाई आदमी की ऊंचाई की दोस्तों क्या है 3 गुनी है छाया की लंबाई। आदमी दोस्तों ये ऊंचाई हो गया दोस्तों x, ये उन्नयन कोण हो गया दोस्तों, और यहाँ पे छाया की लंबाई 1/3x हो जाएगा। इसके x का 1/√3 गुना है, तो क्या tan थीटा पर यहाँ पर निकाल देंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग का उन्नयन कोण का मान थीटा का मान बोल रहा है दोस्तों। तो tan थीटा बराबर दोस्तों लंब बटा आधार, लंब x है और लंब आधार ये है दोस्तों। तो tan थीटा पर दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, जो कि tan 60 का मान ये √3 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सेना सैनिक स्कूल रीजनिंग है दोस्तों। सेना का जैसे सैनिक से महत्वपूर्ण है, स्कूल का दोस्तों सेना सैनिक होता है, स्कूल में क्या होता है दोस्तों विद्यार्थी होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो दोस्तों। तो पीतल, डुरालियम, कांस, जर्मेनियम, ये तीनों देखिए दोस्तों एक ही अप्रूव का दोस्तों ये तत्व है, जो कि जर्मेनियम अलग है। पीतल, डुरालमिन तथा कांस सभी मिश्र धातु है दोस्तों, जबकि जर्मेनियम एक धातु है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 81, 9, 64, 8, 12 है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स 9 81, 88 64, बड़े 84, यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, स्क्वायर है। नेक्स्ट, एक निश्चित कोड में पेजेस को RITHU और राइट को YUKG लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में अदर को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स पहले ये लिख लेंगे पेजेस, और इसमें देखिए किस प्रकार बढ़ोतरी है, पहले +2 +3 +2 +3 +2 करके बढ़ रहा है दोस्तों। दूसरा में भी ऐसे हो रहा है दोस्तों, +2 +3 2 3 2 3 करके बढ़ रहा है दोस्तों। उसी प्रकार अदर में हम 2 जोड़ देंगे, O 2 जोड़ेंगे दोस्तों, Q हो जाएगा OPQ, TUV W 3 जोड़ देंगे, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 करके OWJST इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक कुसुमा रवि की पत्नी है। कुसुमा जो है दोस्तों ये रवि की पत्नी होगी दोस्तों। कुसुमा गोविंद और प्रभु भाई है दोस्तों। रवि की पत्नी कुसुमा और गोविंद और प्रभु क्या है दोस्तों, ये दोनों गोविंद और प्रभु भाई है। गोविंद रवि का भाई है। देखिए दोस्तों ये तीनों तो भाई हो गया, गोविंद, रवि और प्रभु, ये तीनों भाई है दोस्तों। तो तीनों भाई है, तो प्रभु जो है दोस्तों कुसुमा का कौन है दोस्तों, तो कुसुमा क्या ब्रदर इन लॉ हो जाएगा दोस्तों। कुसुमा पर ब्रदर इन लॉ हो जाएगा दोस्तों, ब्रदर इन लॉ हो सकता है, इसको देवर बोल सकते हैं दोस्तों, देवर हो गया दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हमारा देखिए फ्रेंड्स यह सेट यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। और कल के सेशन में दोस्तों हम लोग करने वाले 14 सितंबर 2023 का करेंगे दोस्तों। तो आप लोग जरूर कल के सेशन में रहिएगा दोस्तों। और सेशन आज का हम यहीं एंड करते हैं। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप एक बार जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।